नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देश हित। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या 58 भारतीयों का हत्यारा आतंकवादी मुसलमानों का हीरो है? सवाल पूछने की वजह यह है कि तमिलनाडु से आई एक जनाजे की तस्वीर हमने भी देखी और आपने भी देखी होगी। वहां एक आतंकवादी की मौत हुई जिसने सीरियल धमाका करके 58 लोगों को जान से मार दिया, उनकी जान ले ली। उस पर यह दोष साबित भी हो गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उसका जनाजा निकालने की इजाजत दी। इसके बाद सैकड़ों हजारों लोग आतंकी को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच गए और आतंकी के जनाजे में भाईजान की तस्वीरें आज की सबसे बड़ी खबर है। छोटा लादेन का जनाजा, भाईजान का जबरदस्त जमावट। आतंकवादी को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों मुसलमानों की भीड़ आई। सैयद अहमद बाशा नाम के आतंकी के लिए पूरे जोश से नारेबाजी हो रही है। इस टेररिस्ट ने एक दो नहीं पूरे 58 लोगों की हत्या की थी। पर आतंकी की डेड बॉडी ले जाते समय सम्मान कुछ ऐसा हुआ मानो ये विलन नहीं बल्कि भाईजान की पूरी जमात का हीरो हो। जनाजे में आगे आगे एम्बुलेंस चलती रही, साथ में मजहबी नारे लगते रहे और पीछे जहां तक नजर जाए वहां तक भारी भीड़ आतंकी को आखिरी सलाम देने आई। इस भीड़ में देखिए जगह जगह पर लोग वीडियो बना रहे हैं। एम्बुलेंस की एक खिड़की से बाहर निकलकर एक भाईजान वीडियो बना रहे हैं। पीछे सैकड़ों हजारों की भीड़ टू व्हीलर और पैदल ही साथ आ रही है। वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया के जरिए इसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके। तमिलनाडु सरकार चाहती तो आतंकी के जनाजे में भीड़ को रोक सकती थी, पर यहाँ उल्टा हुआ। जनाजे के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ना हो जाए, इसलिए तमिलनाडु पुलिस के 1500 जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। इतनी भारी सुरक्षा में विदाई जुलूस निकालकर मानो किसी सम्मानित व्यक्ति की तरह विदाई दी गई। अंतिम जनाजे में पहुंचे हजारों लोगों ने आतंकी बादशाह के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी। इसके बाद उसे कंधा देकर कब्र तक पहुंचाया। जिस बादशाह ने कोयम्बटूर को आतंकी हमलों का दर्द दिया, उसी कोयम्बटूर में पूरे शान के साथ उसका जनाजा सड़कों पर चला। साल 1998 में कोयम्बटूर में सीरियल धमाके हुए थे और टेररिस्ट S.A. बाशा इस धमाके का मास्टरमाइंड था। धमाकों में 58 लोगों की जान चली गई थी, 231 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के पीछे अल उम्मा नाम के कट्टरपंथी संगठन का नाम आया था, जिसे बाद में बैन किया गया। S.A. बाशा इसी संगठन का चीफ था और कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। बाशा पर सीरियल धमाकों के लिए बारूद और दूसरे सामान लाने के आरोप सिद्ध हुए थे। 35 साल तक जेल में रहने के बाद 16 दिसंबर को बाशा की मौत हुई और 17 दिसंबर को उसे दफना दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद आतंकी बाशा जेल से बाहर आया था और हैरानी की बात है कि बाशा को अलविदा कहने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी आए थे। दक्षिण भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ने और बाशा के जनाजे का बीजेपी विरोध कर रही है। आतंकवादी के लिए, एक टेररिस्ट के लिए एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनका सपोर्ट करके ये इंडिया अलायंस वाला और DMK गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी हम स्ट्रांगली एक कंडमन कर रहे हैं। आतंकी के जनाजे में इतने लोग कैसे पहुंच गए? क्या ये बाशा से मजहबी कनेक्शन के नाते आए या फिर कोई और वजह है? बाशा पर सिर्फ एक आतंकी घटना में शामिल होने के आरोप नहीं है। साल 1983 में बीजेपी लीडर जना कृष्णमूर्ति के अलावा एक और हिंदूवादी लीडर की जान लेने की कोशिश की थी। 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाशा और उसके समर्थकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले दर्ज किए गए थे। बाशा पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA भी लगाया गया था। आखिर एक हत्यारे को इतने मुसलमान अपना हीरो क्यों बना रहे हैं? क्या मजहब देश हित से भी ऊपर है? हमने ये सवाल देश भर के मुसलमानों से पूछा। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। अब इसको बढ़ा चढ़ा के मुद्दा करें तो अलग चीज़ है। दोषी था कि नहीं था ये तो जांच का विषय था। जांच में क्या निकला ये तो वही लोग जान सकते हैं। लेकिन रही बात मिट्टी में शामिल होने की, मिट्टी में शामिल होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बड़े बड़े जो नक्सलाइट में थे आज पार्टी में मेंबर बन करके मौजूद हैं, जिनके ऊपर सरकार ने पहले गवर्नमेंट ने इनाम रखे थे
वो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं। किसी के जनाजे में शामिल होना हमारे हिसाब से गलत नहीं। बादशाह की अंतिम विदाई की तस्वीरें किसी खतरे की घंटी जैसी हैं। ये देखकर आप भी सोचेंगे कि कोयम्बटूर की सड़कों पर निकली भीड़ में बादशाह की आतंकी सोच के कितने समर्थक मौजूद हैं। कोयम्बटूर में औसतन हर 100 लोगों में 88 हिंदू और सिर्फ 6 मुसलमान हैं। पर वहां 1997, 2013, 2016 और 2022 में सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। क्या कोयम्बटूर में दंगों की वजह बादशाह को मिल रहा ये समर्थन है? क्या इतने भाईजान बादशाह को अलविदा कहने इसलिए पहुंचे क्योंकि कोयम्बटूर में कट्टरपंथ बढ़ रहा है? நடத்தவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். இவர்கள் ஒருவரால் குரல் கொடுக்கிறார்களே, சாதாரண மக்களை கொன்று குவித்த ஒரு கொடுங்கோலனுக்கு எதிராக இவர்கள் ஒருவரால் குரல் கொடுக்கிறார்களே என்று நான் அவர்களை பார்த்து பெருமிதம் அடைகிறேன். वजह जो भी हो, छोटा लादेन जैसे आतंकवादी के जनाजे में भाईजान का जमावड़ा टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का संगीन आरोप लगा है। इन्हीं आरोप के बाद 17 दिसंबर यानी कि कल संभल के दीपासराय इलाके में मौजूद बर्क के पुश्तैनी कोठी पर बिजली विभाग ने नया मीटर लगा दिया, जबकि पुराने मीटर को लैब में जांच के लिए भेजा गया है। जानते हैं इन आरोप के पीछे वजह क्या थी? दरअसल बर्क की कोठी में बिजली तो 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन आती थी, मगर बिजली का बिल 0 आता था। बीते कई महीनों से ये सिलसिला जारी था, लेकिन अब किसी भी वक्त संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर सिस्टम की बिजली बिल सहित गिर सकती है। देखिए, संभल के दीपासराय में मौजूद ये मकान संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जहां 17 दिसंबर की शाम प्रशासन ने पूरे अमले जमले के साथ बिजली का डिजिटल मीटर लगाया। वहीं जियाउर रहमान बर्क की कोठी में लगे 3 पुराने मीटर को जांच के लिए लैब में भेजा गया। इस वक्त मैं हूं सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर और कल बिजली विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और इनके घर पे जो 3 बिजली मीटर लगे थे उसे हटाकर डिजिटल मीटर लगाया गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो डिजिटल मीटर है। कल बिजली विभाग की यहां पर टीम पहुंची थी और इसे बदला गया। जो पुराने मीटर थे उसे बदला गया और उसके बाद बताया गया कि डिजिटल मीटर लगाया गया है। और डिजिटल मीटर लगाने के पीछे वजह है कि जो संभल का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली चोरी के मामले सामने आते हैं और इन जो 3 मीटर हटाए गए थे उसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। बर्क के मकान में लगे नए मीटर की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम दीपासराय इलाके में पहुंची, ताकि बर्क के मकान में लगे बिजली के नए मीटर की यूनिट का पता कर सके। बीती शाम से सुबह तक बिजली की कितनी खपत हुई ये जान सके। आज कल जब ये मीटर यहाँ पर लगाया गया था उसके बाद जो यूनिट उठा है 0.98 यूनिट उठा है और इस बात का आशंका जताई जा रही थी कि जो अफवाहें चल रही है बिजली चोरी को लेकर उसे लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी होगी, क्योंकि अब यहाँ पर डिजिटल मीटर लगा दिया गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बर्क के इस पुश्तैनी मकान में लगे नए मीटर की यूनिट की जांच करने के पीछे का मकसद क्या है। आखिर क्यों हम बर्क सांसद के मकान में हुई बिजली की खपत को आपसे साझा कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है एसपी सांसद बर्क पर लगे बिजली चोरी के आरोप। दरअसल अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ है कि करीब 5 महीने तक बर्क के घर लगे मीटर की रीडिंग 0 आई, जबकि कई महीनों तक बर्क के बिजली का बिल काफी कम आया। बर्क के मकान में 35 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च कभी नहीं हुई। लाइसेंस घर पे हैं, चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं था। एक नॉर्मल जो भुगता होता है, एक गरीब भुगता या बीपीएल टाइप कंज्यूमर भी होता है 1 किलोवाट का, लगभग उसका भी बिल 50 यूनिट का लगभग आता ही आता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे और उसको भी भेजा गया है परीक्षण खंड को जांच के लिए। किसी तरह कोई इसमें छेड़खानी तो नहीं थी जिससे कि कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। बस इन्हीं आरोपों के आधार पर 17 दिसंबर को बिजली विभाग संभल के दीपासराय इलाके में पहुंचा, वो भी पूरे पुलिस बल के साथ, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से बर्क के घर में लगे पुराने मीटर हटाए जा सकें। आप भी सोच रहे होंगे कि महज एक मीटर बदलने के लिए बिजली विभाग इतने तामझाम के साथ क्यों पहुंचा, क्यों भारी तादाद में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। तो इसके पीछे की वजह है खौफ, विरोध और बवाल का डर।
काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विरोध रहता था और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और पहले भी हमारे जो हमसे पहले जो असासी में, तो अभी 1 साल भी नहीं हुए हमको, जो पहले हमारे असासी अभियंता रहे हैं तो उनके साथ घटनाएँ भी हुई हैं, उनके पत्थर भी चले थे और 1-2 SDO साहब थे, उनकी मारपीट भी हुई थी उनके साथ में। सुना आपने, संभल के दीपासराय इलाके में दस्तक देने भर से ही बिजली विभाग कतराता था ताकि मीटर रीडिंग के दौरान कोई हंगामा न हो। शायद यही वजह है कि बीते कई महीनों से संभल के दीपासराय इलाके में बिजली विभाग ने मीटर की रीडिंग नहीं की, क्योंकि इस इलाके में सांसद बर्क का भी मकान था और बर्क की इस पुराने इलाके में धमक थी। मगर अब बर्क पर बिजली गिरने वाली है सीएम योगी के एक्शन की। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ये भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि संभल में सिर्फ सांसद बर्क और उनके मोहल्ले के ही लोगों पर बिजली चोरी के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि पूरा संभल बिजली चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल संभल में बिना बिजली बिल चुकाए 180 करोड़ की बिजली फूकी गई है। लिहाजा संभल के लोगों पर 180 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में अब प्रशासन इसकी वसूली जुर्माने के साथ करने की तैयारी में है। संभल में बिजली रोकने के लिए आर्म्ड सर्विस केबल लगेंगे। इसके अलावा संभल में मौजूद हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मतलब ये कि संभल में बिजली चोरों पर एक्शन का प्लान योगी सरकार तैयार कर चुकी है। एक एक आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो संभल के लोग हों या फिर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। हर कोई प्रशासन के टारगेट पर है। बिजली चोरी करने वालों पर जल्द ही सूद समेत जुर्माने की बिजली गिरने वाली है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मोहल्लों में कितने हिंदू मंदिर हैं, कितने हिंदू मंदिरों पर कब्जा हुआ है, अभी और कितने हिंदू मंदिरों के सबूत आने बाकी हैं, इसका ठीक हिसाब किसी के पास नहीं है। इस बीच बरेली और अलीगढ़ से भी 2 मंदिरों के प्रमाण सामने आए हैं। एक मंदिर का तो समूल अस्तित्व ही दफन करने की तैयारी थी और दूसरे मंदिर पर कब्जा इस तरह का है कि एक पक्ष का कहना है कि वहां कभी मंदिर था ही नहीं। बरेली में गंगा रानी मंदिर, अलीगढ़ में महादेव मंदिर, संभल में राधे कृष्ण मंदिर में कुआं। सनातन के सबूत बिना चीर फाड़ सामने हैं। कहीं दशकों से तो कहीं सदियों से दबा दिया गया जिन मंदिरों को, कुओं को, वो अब अपनी वजूद की दास्तां सुना रहे हैं। कब्जा कर लेने की, प्रतीक चिन्हों को मिटा देने की, मूर्तियों को खंडित कर देने की। बरेली में गंगा रानी मंदिर का तो अस्तित्व ही नस्तोनाबूद कर दिया गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 1905 से पहले यहां मंदिर हुआ करता था। 50 साल पहले यहां पूजा हुआ करती थी, लेकिन फिर समुदाय विशेष ने कब्जा कर लिया और अब मंदिर की बस यादें बाकी हैं, जो उस दौर के लोग जिंदा हैं उनके ज़हन में। तब इसमें मुसलमानों ने कुछ किराए पे भाने से कब्जा कर लिया और अब किसी को घुसने नहीं देते अंदर। ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर पूरे मोहल्ले में आप सर्वे करा लीजिए, ठीक है। ये कोई मंदिर नहीं है, ये सरकारी सोसाइटी है जो कि सन 56 से यहाँ पर स्थापित है, 1956 से। दूसरे समाज के लोग जबरदस्ती मंदिर में घुस के अपने परिवार के संग रह रहे हैं और मंदिर में जो आसपास के हिंदू समाज के लोग हैं वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, पूजा करने जाते नहीं है। प्राचीन मंदिर का अस्तित्व खतरे में है, जिसे हिंदू महासभा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र में सराय रहमान मुस्लिम बस्ती में भी मंदिर मिला है। कहा जा रहा है कि 25 साल पहले जब हिंदू समुदाय यहाँ रहता था तो मंदिर था, लेकिन उन लोगों ने मकान बेचा और साथ में मूर्तियां भी ले गए। अब मुस्लिम समुदाय के लोगों का मंदिर पर कब्जा है। अखिल भारतीय करणी सेना ने मंदिर को कब्जा मुक्त कराने के लिए एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है। आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, उसमें कबाड़ा भर रखा है
रोड़ी बदरपुर इस टाइप का कबाड़ा टायर वार मतलब रखे मंदिर पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पहले मंदिर मिला और अब मंदिर प्रांगण में कुआं मिला है। इस कुएं को 1992 के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन जब इलाके के लोगों को इसका पता लगा तो लोग इस कुएं को फिर से जिंदा करने में जुट गए। यूपी में मंदिरों का मिलना अकस्मात नहीं है। जिन कुओं को ढक दिया गया था उन्हें भी पुनर्जीवित करने की मुहिम भी 1-2 दिनों की बात नहीं है। बात है सनातन के प्रतीकों को मटिया मेट कर उन पर मजहब विशेष के प्रतीकों की प्रतिष्ठा की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल दंगों का सच बहुत भयानक है। फाइल खुल रही है तो हर रोज चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। जी न्यूज की टीम ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने 1978 के दंगे में अपने परिजनों को खोया है। कईयों ने तो आंखों देखा हाल तक सुनाया कि कैसे उनके किसी अपने को दंगाइयों ने मार डाला। संभल दंगे का पूरा सच तभी सामने आएगा जब उसकी इनसाइड स्टोरी दुनिया के सामने आएगी। 1, 2, 3 या 4 नहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1978 के संभल दंगे में 184 लोगों की मौत हुई थी। दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने साजिश की, अब पूरी फाइल ओपन होने वाली है। साल 1978, 1986, 1992, 1995। संभल के कैलेंडर में तारीखें बदलती रहीं, लेकिन 1978 के दंगों के जख्म हरे के हरे रहे। 1978 से लेकर बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद साल 1995 तक दंगे भड़कते रहे। संभल सिसकता रहा। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1978 से 1995 तक भड़के दंगों में 209 हिंदू मारे गए। ये वो आंकड़ा है जो साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। नतीजा हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन। आपको मिलवाते हैं ऐसे परिवारों से जो 1978 के दंगे का जख्म समेटे अब तक सिहर उठता है। मुरारी लाल की फड़ पर 24 लोगों को जिंदा जलाया गया था। मामा बनवारी लाल इनके दादा के साले थे। मुरारी लाल के पोते संजय गुप्ता ने जी न्यूज से बातचीत की। तब संजय गुप्ता सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन जहन में आज भी वो खौफनाक तस्वीरें जिंदा हैं। भीड़ इकट्ठी होने के बाद में जो है सब्जी मंडी एरिया में और नखासा क्षेत्र में काफी ज्यादा पब्लिक जो है इकट्ठी होकर और उन्होंने जो लोग हिंदू लोग जो थे घिरे हुए थे उन लोगों को बनवारी लाल जी की फड़ के पास में सब्जी मंडी एरिया में जो लोग सब्जी खरीदने सुबह का टाइम होता है, पब्लिक बहुत होती है, तो उन लोगों को वहीं घेर लिया गया और वहीं जो है जिंदा जला दिया गया। एक साथ 24 लोगों को एक ही जगह पर जलाया गया था। 46 साल पहले संभल को जलाया गया, कत्लेआम हुआ। 1978 के दंगों में पलायन ने संभल का सामाजिक समीकरण बदल डाला। ये आज तक सामने आ रहा है जैसे ये कुआं और मुस्लिम इलाके में पुराना मंदिर। हाँ, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो 184 हैं। ये 184 भी इस तरह से हुए कि शायद पहले दिन ही कुछ ये हुआ हो या दूसरे दिन हुआ हो, तो बाद में अगले दिन आज 2 लाशें वहां मिली हैं, आज 3 लाशें वहां मिली हैं, 1 लाश वहां मिली है, ऐसे करके रोज तो ये टोल बराबर बढ़ता गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 184। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों को जो है बीच में चीर करके वहां पे लकड़ी पे जला दिया, टायर पे जला दिया, क्या है थोड़ा सा उस मामले में बताएं। बनवारी लाल मामा जी की टांगे चीर कर उन्हें उनके गद्दी पर जलते हुए टायर पर फेंक दिया गया। इसी तरह एक और रस्तोगी परिवार है। एक ये दुकान है रामशरण रस्तोगी का दुकान। रामशरण रस्तोगी उस वक्त अपनी दुकान पर मौजूद थे। दंगाई भीड़ इधर जैसे ही आए उन्होंने अपने दुकान को बंद करना चाह रहे थे, लेकिन उसी वक्त भीड़ पहुंची, रामशरण रस्तोगी के इस दुकान को आग के हवाले कर दिया, जला दिया गया। उसके बाद रामशरण रस्तोगी की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उनकी लाश को इस कुएं में फेंक दिया गया था। उसके बाद परिवार को जानकारी मिली और ये लाश इस कुएं में तैरती रही। काफ़ी मुश्किल के बाद उनकी लाश को यहाँ पर निकाला गया। आज की तारीख में इस कुएं को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर देखिए एक मकबरा भी है। मर्डर उन्होंने कोई गोली मारकर उसको नहीं किया, उन्होंने बड़ी निर्मम हत्या करी। वो क्योंकि उनके यहाँ बर्फ भी बिकता था,
उन्होंने जो है बर्फ़ के उससे उनके माथे पर करीब 14-15 घाव थे माथे पर। बर्फ़ की सिल्ली काटने की जो वो होती है, एक दांतेदार वो होती है, उससे होती है। एक सुम्मी होती है, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े काटे जाते हैं, उससे उन्होंने पेट में डाल करके उनके वो घुमा दिया। इसके अलावा जो वो नकली दांत लगाते थे, उन्होंने यहाँ से वो सुम्मी मारी है और यहाँ पार कर दी, जिससे कि उनके जो दांत का वो था जबड़े में लगा हुआ था वो भी टूट गया, और वो उनके साथ जो उनका बोरी में शव मिला था उसके साथ उसके वो रखा हुआ था। 1978 के दंगे की वो कहानियां संभल में सबकी जुबान पर हैं। कैसे संभल में मुस्लिम आबादी घनी होती गई और कैसे हिंदुओं का पलायन बढ़ता गया। 1947 में संभल में 55% मुसलमान और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन तब से लेकर अब तक डेमोग्राफी ऐसी बदली है कि अब यहाँ 85% मुसलमान हैं और सिर्फ 15% हिंदू हैं। तो क्या संभल में मौजूदा तनाव की वजह आबादी का यही बदला समीकरण है? संभल में मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्यक हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि यहाँ हिंदू आबादी का रहना मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा है तो संभल को एक बार फिर से संभलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और योगी फोर्स के बीच खूब तकरार मची। कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा जाने पर आमादा थे तो पुलिस उन्हें रोकने पर आमादा थी। आलम यह रहा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय प्रदर्शन के दौरान कुछ वक्त के लिए बेहोश तक हो गए। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की, उनकी आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन प्रोग्राम फ्लॉप शो साबित है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जिद पर अड़े हैं, नारे लग रहे हैं, हंगामा पसरा है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी फोर्स ड्यूटी पर है। विरोध प्रदर्शन वैधानिक अधिकार है, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पुलिस को कहां बर्दाश्त है। जहां जो कांग्रेस या कार्यकर्ता मिल रहा है उसे हिरासत में ले रही है। नेताजी को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, लेकिन कांग्रेस इस बीच विधानसभा का घेराव करने पर आमादा है। लिहाजा बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ उसे पार कर विधानसभा पहुंचने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस विरोध जताने की कोशिश कर रही है, किसानों के अधिकार का मुद्दा उठा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। मंगलवार से ही कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। किसानों को यूरिया नहीं मिलने और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस की टीम से जोरदार झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस प्रशासन पर जबरदस्ती रोकने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को लेकर धारा 163 लागू है। निषेधाज्ञा लागू होने के कारण इस इलाके में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है। सभी महानुभावों की सुरक्षा और सुविधा का और आम जनमानस की सुविधा सुरक्षा भी हमें सुनिश्चित करनी है। उसके लिए व्यापक प्रबंध पुलिस द्वारा कर लिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा जाने की मांग पर अड़े रहे, वहीं पुलिस ने उन्हें रोके रखा। प्रदर्शन के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की भी खबर है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वो हर हाल में विधानसभा पहुंचेंगे। जनता आज अपने हित की बात कर रही है। स्कूल खुल गए, स्कूल में हम मोटे जैकेट पहने हैं हम लोग। आज गरीब बच्चों को स्वेटर और उनको मोजे तक नहीं पहुंचे हैं। आज ये सारी इश्यूज को लेकर हम लड़ेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताया, माहौल खराब करने की कोशिश बताया। कांग्रेस की विधानसभा घेराव आंदोलन को फ्लॉप शो बताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से घेराव के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन हैं पूरी तरह से। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है। उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है।
लखनऊ में सियासत का पारा हाई है। कांग्रेस योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। हिट शो या फ्लॉप शो वाले कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर सियासी पार्टियों की अपनी अपनी दलील है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। बुलडोजर लेकर पुलिस अपराधियों का पीछा कर रही है, उनके घरों की कुर्की कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो क्राइम के खिलाफ योगी फॉर्मूले की सफलता देखने के बाद बिहार पुलिस भी यूपी पुलिस के रास्ते पर अब आगे बढ़ रही है। सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। बुलडोजर के साथ बिहार पुलिस अपराधियों के घर पहुंच रही है और हथौड़ा चलाकर 200 से ज्यादा अपराधियों के घरों की कुर्की की। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों की शामत आ गई है। मोतिहारी पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्र से फरार अपराधियों के घर अभियान चलाया। इस दौरान इलाके के शातिर अपराधियों के सामान पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई। घर के खिड़की दरवाजे समेत पूरा सामान जब्त कर लिया गया। इस दौरान मोतिहारी के पुलिस कप्तान खुद इस पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। पुलिस के एक्शन का डर इतना कि करीब 50 अपराधियों ने कार्रवाई के डर से सरेंडर भी कर दिया और जिन लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया उसके घर की कुर्की की गई। इसके साथ ही पुलिस ने अपराधियों को कड़ा संदेश भी दिया है। अपराध किए जाने पर पुलिस सिर्फ जेल भेजने और सजा दिलाने का काम ही नहीं करेगी, बल्कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति अर्जित की गई है वो सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। बिहार पुलिस ने पूरे अभियान को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। सुबह 10 बजते ही एसपी के नेतृत्व में थाना, डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर समेत पुलिस गाड़ी भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ गांव में पहुंच गई। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस को देखकर ग्रामीण चकित थे कि आखिर क्या होने जा रहा है और फिर शहर से लेकर गाँव में कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई, जो देर शाम तक चलती रही। मोतिहारी जिला अंतर्गत पूरे जिले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और करीब 100 अपराधियों के घर पर जो पुलिस है जेसीबी के साथ पहुंची है और इन सभी 100 अपराधियों को अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिन का माननीय न्यायालय में सरेंडर करने के लिए। इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। असल में सभी अपराधियों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद इन क्रिमिनल्स ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अपराधियों को बिहार पुलिस ने 3 दिनों के अंदर सरेंडर करने का वक्त दिया था और अब जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया उन सभी के घरों की कुर्की हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी को जानलेवा धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल एक इंटरव्यू में शेख अताउल के कट्टरपंथी ने न सिर्फ सीएम योगी के खिलाफ जहर उगला बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। लेकिन अब बांग्लादेश का वही धमकीबाज शेख योगी फोर्स के शिकंजे में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कट्टरपंथी ब्रिगेड को सीएम योगी से इतनी नफरत क्यों है? बिस्मिल्लाह बोल के दूंगा, बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। एक बांग्लादेशी जिसका ताल्लुक ना तो उत्तर प्रदेश से है और ना ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से, मगर दिल्ली के शाहीन बाग में रहने वाले इस बांग्लादेशी ने सरेआम सीएम योगी के खिलाफ जहर उगला। यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, इस कट्टर बांग्लादेशी ने सीएम योगी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। वो तो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका बालेगी ने बिस्मिल्लाह बोल के क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। शेख अताउल यही नाम है इस जहरीले भाईजान का, जिसने सोशल मीडिया पर एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी के खिलाफ सिर्फ विवादित नहीं बल्कि बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। वो तो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका बालेगी ने बिस्मिल्लाह बोल के क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस बयान को जरा आप गौर से देखिए। इस जहरीले शख्स के हाव भाव को देखिए। सीएम योगी के खिलाफ इसके चेहरे पर नफरत को देखिए। कैसे वो योगी आदित्यनाथ को सरेआम बिस्मिल्लाह बोलकर कुर्बान करने का ऐलान कर रहा है। कैसे वो बिना किसी डर और हिचक के एक सूबे के सीएम को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका बालेगी ने बिस्मिल्लाह बोल के क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। जैसे ही इस जहरीले शख्स का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूपी पुलिस एक्शन में आ गई और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाले शेख अताउल को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 39 से गिरफ्तार कर लिया। इसकी इस वीडियो के आधार पर एक FIR थाना क्षेत्र 39 पर पंजीकृत किया गया। कल घटना के अनावरण के लिए एक टीम लगाई गई। इसके पश्चात एक व्यक्ति शेख अताउल्ला नाम के व्यक्ति को यहाँ से नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से ज्ञात हो, उसके द्वारा बताया गया कि वो मूल रूप में बांग्लादेश का रहने वाला है। कुछ वर्षों की पूर्व आकर के वहाँ मालदा में बसा था, वहां से फिर वो दिल्ली आ गया था जहाँ वो शाहीन बाग में रह रहा था। ये शातिर किस्म का शातिर मानसिकता का आदमी है। इसके पास कुछ आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई है। चेहरे पर मास्क लगाकर खड़ा ये वही शेख अताउल है जो वायरल वीडियो में तो आग उगल रहा था, सीएम योगी के खिलाफ जहरीले बयान दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। मगर जैसे ही ये बांग्लादेशी शेख पुलिस की गिरफ्त में आया, इसकी सारी हवा निकल गई। बता दें कि नोएडा पुलिस ने इस आरोपी के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किया। इसके अलावा एक तमंचा, कारतूस और चाकू भी जब्त किया। जरा सोचिए, 40 साल का शेख अताउल वैसे तो बांग्लादेश का मूल निवासी है, लेकिन वाया मालदा ये दिल्ली पहुंचा और फिलहाल दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रह रहा था। इसी दौरान इसने सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जान से मारने की धमकी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में मायूसी छाई हुई है। दुकानदार परेशान है। सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब फैसला उनके खिलाफ आया है। सेंट्रल मार्केट की 22 दुकानों वाले भवन को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में खाली करने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद 15 दिनों के भीतर कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी कि सेंट्रल मार्केट में जितनी भी दुकानें आवासीय जमीन पर बनी हैं, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। मेरठ में 1500 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल मार्केट पर बड़ा फैसला। आवासीय जमीन पर कमर्शियल भवन क्यों बनाया? लंबी कानूनी लड़ाई, लेकिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दे दिया है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर संकट के बादल छा गए हैं। 1,500 दुकानदारों के सामने आजीविका का सवाल खड़ा हो गया है। बुलडोजर तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 3 महीनों के अंदर दुकानदार खुद ही भवन खाली कर दे, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। – 2013 में हाईकोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण का ऑर्डर आया था, इसको ध्वस्त किया जाए। हम अपील के लिए और स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, जहां हमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए स्टे दे दिया। कल 17 दिसंबर को जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, उसमें डबल जज की पीठ ने ये कहा है कि जो 2013 में हाई कोर्ट का फैसला था, उसी को कंफर्म किया जाता है। आवास विकास द्वारा आवंटित ये प्लॉट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए था, जबकि इस जगह पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया गया है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। लिहाजा 1,500 दुकानों के जमींदोज होने का खतरा पैदा हो गया है। इसमें क्या है कि ये बीर सिंह के नाम पे आवास विकास से अलॉटेड थी। जब उस पे बीर सिंह ने इसको सेल आउट कर दिया विनोद अरोड़ा जी को और उनके पार्टनर किशोर वाधवा जी को, अब उन्होंने और सबने मिलके अलग अलग पार्टीशन में यहाँ पे अपना बैनामे करा लिए दुकानों का। फिर हाई कोर्ट गया, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा, सीधा हाई कोर्ट गया, आवास विकास प्राधिकरण गया, तो हाई कोर्ट के आदेश आ गए। तो 2014 में इसको ध्वस्तीकरण करने का आदेश आ गया था, तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन अब सुनवाई करते हुए कल उसने फैसला दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर आवास विकास को हैंडओवर कर दो। दुकानदार मायूस हैं। उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? जो रास्ता बच गया है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पिटीशन दाखिल करें। दुकानदार इसकी तैयारी में जुटे हैं। देखिए, हम लोग एक्सपर्ट्स लॉयर से राय ले रहे हैं
और परसों हमारे 3-4 लॉयर सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटमेंट भी है, इसमें हम रिव्यू डालेंगे। देखिए इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऊपर वाला है, शायद हमारी एक्सेप्ट हो जाए। यूपी आवास विकास के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुंच चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल आदेश किया गया है, जिसमें वर्ष 2013 में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश था उसका पालन करने के लिए निर्देश किया गया, जिसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। 90 दिन का समय दिया गया है, जिसमें वो स्वयं अपना उसको हटा लेंगे। कानून तो कानून है, आवासीय जमीन पर कमर्शियल भवन निर्माण कैसे हो गया? सवाल तो उस वक्त आवास विकास के उन अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए जब अवैध निर्माण हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे। बहरहाल मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर वाला बम फूटने वाला है और सालों से दुकान से रोटी कमा रहे दुकानदारों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, मेरठ। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार न सिर्फ आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएगी बल्कि इसके साथ साथ महाकुंभ में जुटे श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन भी कराएगी। और इसके लिए मेला क्षेत्र में एक विशाल सामुदायिक किचन बनेगा जहां हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग मुफ्त में खाना खाएंगे। आखिर कैसा होगा महाकुंभ में योगी का मां किचन? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य बनाएंगे। कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। महाकुंभ को भव्य दिव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए योगी सरकार हर वो फैसले ले रही है, हर उस एक्शन प्लान को लागू कर रही है जिससे लाखों साधु संतों और श्रद्धालुओं को सहूलियत मिले। और इसी कड़ी में योगी सरकार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन तैयार करने में जुट गई है, जहां रोजाना हजारों तादाद में श्रद्धालुओं को मुफ्त में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें संगम तट पर सामुदायिक किचन बनाने का ऐलान किया गया और इस महा किचन की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को सौंपी गई है। बता दें कि सामुदायिक किचन के जरिए हर रोज 10,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन मिलेगा। मेला क्षेत्र में सामुदायिक किचन बनाने के लिए 2280 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी। नगर विकास विभाग को करीब 30 सालों के लिए भूमि लीज पर सौंपी जाएगी। मेला क्षेत्र में सामुदायिक किचन के अलावा 2 बड़े विवरण केंद्र भी बनाए जाएंगे। मेला प्राधिकरण सामुदायिक किचन की गुणवत्ता और शुद्धता की निगरानी करेगा। पीपीपी मोड पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। ये कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट काफ़ी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेलाधिकारी को निर्देशित किया था। इसमें 5,000 लोगों के प्रतिदिन निःशुल्क भोजन देने का प्रस्ताव है। हम लोग की कोशिश है कि ये वर्ष पर्यंत मिले, क्योंकि ये संगम का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वर्ष पर्यंत हमारे श्रद्धालु आते रहते हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस परियोजना को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। वहीं योगी सरकार का मानना है कि प्रयागराज संगम तट पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लिहाजा सामुदायिक किचन को महाकुंभ मेले के बाद भी जारी रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को मुफ्त खाने पीने की सुविधा दी जा सके। बहुत फायदा होगा, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, उनको समय से भोजन मिल जाएगा। खाने के लिए तो यहाँ पे वैसे भी दिक्कत नहीं हुआ, पर सरकार की तरफ से हो जाएगा तो और ही अच्छा रहेगा। श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको सुव्यवस्थित ढंग से अगर खाना मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी तो उनका जीवन आसान हो जाएगा और कल्पवास करना भी। सरकार का एकदम अच्छा कदम है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत सारा घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत उचित ये व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है या हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य होगा। दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने सामुदायिक किचन का पूरा प्रारूप तैयार किया और इस पर आने वाला खर्च योगी सरकार वहन करेगी। अन्नदान महादान होता है और जब ये दान संगम क्षेत्र में किया जाए तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल योगी सरकार की कोशिश है कि महाकुंभ और महाकुंभ के बाद भी संगम क्षेत्र में आने वाला कोई भी तीर्थयात्री भूखा न रहे, और इसीलिए इस किचन की शुरुआत की जा रही है। योगी सरकार की इस नई मुहिम का स्वागत साधु संतों के साथ साथ यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों ने भी किया है। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। पाकिस्तान की सरकार को उसके भिखारियों की वजह से
बहुत डांट पड़ रही है। सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को डांटा है और उसकी वजह है पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच रहे भिखारी। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पर डांट का असर हुआ है और उसने अपने 4000 से ज्यादा भिखारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ये भिखारी हवाई यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे। भिखारियों की वजह से दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जती कर रही है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पाकिस्तान के पीएम को डांट रहे हैं और एक खबर देख सुनकर पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने 4000 से ज्यादा भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला। कि वो भिखारी जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भीख मांगने का काम करते थे। भीख मांगने के मामले में पाकिस्तानियों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना में भी पाकिस्तानी भिखारी मुसीबत बने। इनके साथ ही यूएई में भी पाकिस्तानी भिखारियों ने भीख मांग मांग कर लोगों की टेंशन बढ़ा दी। अब तक पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार सऊदी और यूएई ने सीधे शहबाज को डांटा है। हालात बदलने की उम्मीद कम है, क्योंकि खुद शहबाज भी पाकिस्तानियों को कई बार अपनी भीख मांगने की कहानियां सुना चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार ने अपने 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, यानी ये लोग अब पाकिस्तान के बाहर हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब से मिली कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान सरकार ने कदम उठाया और ये फैसला लेने के बाद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने सऊदी सरकार को अपने एक्शन के बारे में बताया। पाकिस्तान इस समय भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये पहला मौका नहीं था जब सऊदी अरब ने मुद्दा उठाया। पिछले साल भी हज के दौरान सऊदी अरब ने चिंता जताई थी। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान के लोग मुस्लिम देशों में कटोरा लेकर पहुंच रहे हैं। पाई पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में भिखारी भी अब पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। वैसे भीख मांगने का रिवाज पाकिस्तान में भिखारियों ने नहीं, बल्कि वहाँ के पीएम, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने शुरू किया था। पर पाकिस्तान की जनता अब उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रही। वैसे भीख मांगना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। मजहब के नाम पर अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया के सामने सिर्फ कटोरा लेकर जाते रहे, लेकिन अब दावा ये कि पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे देशों में भी कटोरा लेकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ी, हालात बिगड़े और लोन मिलना बंद हुआ, उससे साफ कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब भिखारियों के भरोसे चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वहां वो महफूज है, सुरक्षित है, उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करेंगे और समय से घर आ जाएंगे। लेकिन स्कूल में ही जब टीचर शाहिद जैसा मिल जाए तो फिर भरोसा टूटने लगता है। 6 बच्चियों ने टीचर शाहिद पर उनके साथ क्लासरूम बंद करके छेड़छाड़ करने का संगीन आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग अब एक्शन में है, जांच शुरू हो गई है और टीचर शाहिद को निलंबित कर दिया गया है। ऐसा पाप जिसे सुन आप सकते में आ जाएंगे, क्योंकि ये कांड किसी और ने नहीं, एक टीचर ने किया है। उस टीचर ने जिसकी जिम्मेदारी थी कि बच्चों को शिक्षा दे जिससे उनकी जिंदगी बने, लेकिन बलरामपुर के स्कूल में एक टीचर मोहम्मद शाहिद पर स्कूल के ही बच्चियों ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। स्कूल की 6 बच्चियों ने मोहम्मद शाहिद पर जो आरोप लगाए हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन बच्चियों का आरोप है कि टीचर मोहम्मद शाहिद क्लासरूम बंद कर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। फिर शाहिद सर आए और फिर मतलब बेंच में हाथ को रख के और मतलब इधर उधर मेरे में टच कर रहे थे। उठाकर कॉपी को फिर बाद में जो लिख रहे थे, बाद में फिर खुद से ही उठाकर रख के फिर इधर उधर बैठ टच कर रहे थे। क्लास में भी ना, और साथ क्लास में बैठते ना तो चौक को पूरा गाल तरफ लगा दिए थे और पीछे साइड में लगा दिए थे पूरा। इन बच्चियों ने टीचर की छेड़छाड़ की बात जब अपने अभिभावकों को बताई तो सन्नाटा पसर गया। स्कूल में ऐसी गंदी बात, एक बार की उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चियों की आप बीती सारा सच बयां कर रही थी कि टीचर मोहम्मद शाहिद उनके साथ क्या बर्ताव करता था। अभिभावक बच्चियों की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे। पता चला है कि लड़का लोग बता रहे हैं कि हम लोग को छेड़छाड़ भी करते हैं और उठा भी लेते हैं गोद में कभी कभी। आगे हम लोग चाहते हैं कि इसका कार्रवाई होना चाहिए। स्कूल में टीचर मोहम्मद शाहिद की गंदी करतूत शिक्षा विभाग तक पहुंची। अधिकारी एक्शन में आए और पहुंच गए मामले की पूरी तफ्तीश करने स्कूल। जांच शुरू हो गई। टीचर मोहम्मद शाहिद के खिलाफ शिकायत की हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई। जांच अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल टीचर मोहम्मद शाहिद को निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी सड़क को बने हुए 10 दिन भी ना हुए हों, मगर वो सड़क जगह जगह से उखड़ने लगे, टूटने बिखरने लगे, यहाँ तक कि सड़क पर घास उगने लगे, तो आप ऐसी सड़क को देखकर क्या कहेंगे?
यही ना कि किसी सड़क को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। यकीन मानिए ऐसी ही सड़क की एक तस्वीर बिहार के सुशासन राज से सामने आई है। ये भ्रष्टाचार की सड़क है, मिलावट और घूसखोरी की सड़क है। ये बिहार के सुशासन राज की सड़क है, जिसने चंद दिनों में प्रशासन के दावे की कलई खोल दी। सरकार के वादों को परत दर परत उधेड़ दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से सड़क जगह जगह से उखड़ रही है। बिहार के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से खस्ताहाल सड़क की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद हैरान करने वाली हैं, क्योंकि इस सड़क को महज 10 दिन पहले ही बनाया गया, मगर 10 दिन बाद इस सड़क के हालात बयां कर रहे हैं। सरकार का रुपया का दुरुपयोग हो रहा है। देख लीजिए, सड़क जगह जगह से टूट गई है, सड़कों पर कंक्रीट बिखरा पड़ा है। इतना ही नहीं, सड़क के कुछ हिस्से में घास तक उगाई है। दावा किया जा रहा है कि नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की खैरा पंचायत में करीब 3.5 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। अभी भी ये निर्माण जारी है, कुछ हिस्सों में सड़क बनाने का काम जारी है, मगर 10 दिन के भीतर ही सड़क परत दर परत उधड़ने लगी। ग्रामीण ध्यान दिए थे, लेकिन उन लोगों को इतना जानकारी नहीं था, तो उनके अभाव में भी सड़क जो है ठेकेदार अपने मन से बना रहे थे। तो हम लोग बाद में आए तो देखे कि सड़क जो है 2 रोज हुआ ही था कि हाथ से ही मतलब उखड़ना चालू हो गया था, उसमें कोई पकड़ नहीं था सड़क में। गांव वालों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। आरोप ये भी है कि अधिकारियों ने अपनी मनमानी करते हुए सड़क निर्माण को जारी रखा। फिलहाल ग्रामीणों की नाराजगी के बाद सड़क निर्माण को रोक दिया गया है। नरपतगंज से कुमार नीतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे की, जिसकी वजह से देश प्रचंड ठंड की चपेट में है। कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है और अभी आने वाले 5 दिनों तक 5 डिग्री वाला टॉर्चर बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। हाड़ कंपाने वाली ठंड और ठिठुरन ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कहीं कहीं तो पारा लगातार माइनस में जा रहा है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के 5 शहरों का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया, जबकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तापमान 4 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। जैसे जैसे नए साल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, वैसे ही सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने यूपी में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आसमान से बर्फ के टुकड़े भी गिरे हैं, जिससे लोग हैरान हैं। राजधानी दिल्ली भी ठिठुरन बढ़ाने वाली सर्दी से परेशान है। कोहरे और धुंध ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। श्रीनगर में इन दिनों तापमान -5 है, जिसकी वजह से अब ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। पेड़ पौधों पर बर्फ जमा है। सर्दी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। माइनस तापमान की वजह से जमीन पर बर्फ जम गई है। यही नहीं, झीलों और जलाशयों का पानी भी जम रहा है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। लगातार लुढ़कते तापमान ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ तापमान -15 से -20 तक जा रहा है। कई इलाकों में तो नदी नाले के पानी तक जम गए हैं। इससे पीने के पानी का संकट गहराया है। इसी के साथ देश हित में आज के लिए इतना ही। अब कल रात 8 बजे देश हित में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। Zee News.